आज के इस वीडियो में हम 450 करोड़ साल का इतिहास समेटने जा रहे हैं सिर्फ 30 मिनट में। आपने सही सुना, हम शुरू करेंगे पृथ्वी के जन्म से और देखेंगे कैसे आग, लावा और टकरावों से बनी हमारी ये दुनिया, और फिर आएंगे डायनासोर्स और उनका रहस्यमय अंत। उसके बाद शुरू होगी स्तनधारियों की कहानी, छोटे छोटे मैमल से होते हुए आदि मानव के पहली झलक तक, फिर होमो सेपियंस और उनका लंबा सफर अफ्रीका से लेकर पूरी दुनिया तक, और अंत में हम पहुंचेंगे सिंधु घाटी की गोद में, जहां छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी दुनिया के लिए अनसुलझा है। हम चलते हैं आज से करीब 450 करोड़ साल पहले की पृथ्वी पर, एक ऐसी दुनिया में जहां जीवन का नामो निशान नहीं था, एक ऐसे धरती जो बिल्कुल अलग थी, आज से बिल्कुल परे। तब पृथ्वी एक आग के उबलते हुए गोले जैसी थी। हर तरफ ज्वालामुखियों के विस्फोट होते रहते थे, लावा की नदियां बहती थी और आकाश धुएं और राख से घिरा रहता था। बारिश नहीं होती थी, न समुद्र थे, न पेड़, न जानवर। होता था सिर्फ आग, राख, धुआं और तूफान। धीरे धीरे लाखों वर्षों तक बारिश ने इस उबलती धरती को ठंडा करना शुरू किया। बारिशें इतनी लंबी चली कि विशाल महासागर बन गए, लेकिन तब भी वायुमंडल सांस लेने लायक नहीं था। हवा में भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जहरीली गैसें थी, और ऑक्सीजन ना के बराबर थी। इन्हीं महासागरों में एक चमत्कार हुआ। जीवन के बीज ने जन्म लिया। छोटे छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में तैरने लगे। इनमें से कुछ, जैसे साइनोबैक्टीरिया, धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ने लगे। यही वो बदलाव था जिसने पृथ्वी का चेहरा बदल दिया। ऑक्सीजन बढ़ने लगी, जीवन जटिल होने लगा, पेड़ पौधे उगने लगे, विशाल जंगल बने और वातावरण रहने लायक बना। और फिर लाखों वर्षों के बाद एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी तैयार थी उन विशालकाय जीवों के स्वागत के लिए जिन्हें आज हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं। आज से करीब 23 करोड़ साल पहले त्रायसिक काल में धरती पर पहले डायनासोर प्रकट हुए। ये शुरुआत में बहुत छोटे थे, कुछ लोमड़ी जितने छोटे। ये तेजी से दौड़ सकते थे और शिकार भी कर सकते थे। धीरे धीरे लाखों वर्षों में प्रकृति ने इन्हें आकार, शक्ति और विविधता में ढालना शुरू किया। कुछ डायनासोर घास खाने वाले बने जो विशालकाय शरीर लेकर चलते थे, तो कुछ शिकारी बने, तेज पंजों और धारदार दांतों के साथ। जैसे जैसे समय बीतता गया, डायनासोरों की दुनिया फैलती चली गई। जंगलों से लेकर मैदानों तक, झीलों से लेकर पहाड़ों तक, हर जगह इनका राज फैलने लगा। इन्हें भोजन चाहिए था, जगह चाहिए था और शक्ति चाहिए थी, और प्रकृति ने उन्हें वो सब दिया जो उन्हें शासक बनने के लिए चाहिए था। और धीरे धीरे डायनासोर धरती के सबसे शक्तिशाली जीव बन गए। जैसे आज के समय में इंसानों का वर्चस्व है, लेकिन ये तो अभी बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे आने वाली समय में इन जीवों की आकार, ताकत और रहस्यमयता और बढ़ने वाली थी। धरती पर जीवन तेजी से बदल रहा था। छोटे छोटे डायनासोर अब आकार लेने लग गए थे। पेड़ पौधे भी जंगलों में ऊंचाई छू रहे थे, और डायनासोर, वो तो धरती पर चलते हुए बदलों को छूने लग गए थे। ये था विशालता का युग। जुरासिक काल में कुछ डायनासोरों ने अपनी आकार से इतिहास रच दिया। इनमें सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक था ब्रेकियोसोरस, करीब 85 फीट लंबा और 40 टन से ज्यादा भारी। यह जीव चलते फिरते एक विशाल महल जैसा था। लेकिन रुकिए, जब हमें लगा कि ब्रेकियोसोरस सबसे विशाल है, तभी धरती पर आया टाइटोनोसोरस। इतना विशाल कि अगर वो एक मैदान पर लेट जाए तो पूरा फुटबॉल का मैदान उसके नीचे दब जाए। इन विशालकाय जीवों की गर्दन इतनी लंबी थी कि वे सीधे पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं से खाना खा सकते थे, जैसे आज के दुनिया में कोई गगनचुंबी इमारत से फल तोड़ रहा हो। इनका विशाल आकार कोई इत्तेफाक नहीं था, ये था सुरक्षा की एक रणनीति। शिकारियों से बचने के लिए, भोजन के लिए, ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने के लिए, और धरती पर अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए। कल्पना कीजिए एक शांत जंगल जहां दूर से टाइटोनोसोरस की कदमों की आहट सुनाई देती थी, जैसे धरती खुद सांस ले रही हो। उनकी एक चाल से पेड़ हिल जाते थे और धरती पर धूल के बादल उड़ जाते थे। ये युग था पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली और सबसे विशाल जीवों का स्वर्णिम काल। लेकिन हर स्वर्णिम युग की तरह इस युग का भी अंत होना तय था।
करीब 6.6 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष के सन्नाटे को चीरता हुआ एक महाविनाशक अतिथि धरती की ओर बढ़ रहा था। एक विशाल स्ट्राइड। वो उल्का पिंड आकार में करीब 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन उसकी रफ्तार लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा इतनी तेज कि अगर आप आसमान में उसे आते देखते तो कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता। फिर एक तेज चमक, एक भीषण धमाका। मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में वो पृथ्वी से टकराया। टकराते ही एक झटके में हजारों किलोमीटर तक की हर चीज जलकर राख हो गई। धरती कांपने लगी। सुनामी की लहरें हजारों फीट ऊपर उठी। जंगल, पहाड़, नदियां सब बेकाबू हो गए। जिन इलाकों में डायनासोर चहलकदमी करते थे, जहां नन्हे शावक अपने झुंडों के साथ खेलते थे, वो सारी दुनिया आग की लपटों में घिर गई। लाखों डायनासोर जो इस धरती के राजा थे, वो असहाय बनकर जलती धरती पर तड़पते रहे। कुछ डायनासोर एक पल में ही नष्ट हो गए, कुछ दूर के इलाकों में जिंदा बचे, लेकिन जल्द ही उन्हें भी भूख, ठंड और अंधकार ने घेर लिया। पेड़ों से पत्तियां झड़ने लगी, फूल मुरझा गए और वातावरण में महीनों तक धुआं और राख छाई रही। धूप धरती तक पहुंचनी बंद हो गई और धरती पर ऐसा सन्नाटा पसरा जैसे जीवन ने खुद को समेट लिया हो। ये था क्रेटेशियस पैलियोजीन की विलुप्ति, इतिहास का सबसे भयानक मार्स एक्सटेंशन। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि उस दिन धरती ने जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय लिखा था। वो डायनासोर जो लाखों वर्षों तक धरती पर राज करते रहे, आखिरकार अंतरिक्ष से आए एक छोटे से पत्थर के सामने हार गए। तो दोस्तों, डायनासोर का यह महाकाव्य अंत यही नहीं रुकता, क्योंकि अब इस कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। क्योंकि जब अंधेरा छटा तो धरती फिर से सांस लेने लग गई। अब दुनिया एकदम अलग थी, ठंडी, शांत और विशाल शिकारी जीवों के बिना। अब मंच खाली था और यहीं से शुरू हुआ स्तनधारियों का युग, एज ऑफ मैमल्स। ये छोटे छोटे जीव, चूहे जैसे, रात में सक्रिय रहने वाले, गर्म खून वाले, अब खुले में आने लगे। धीरे धीरे वातावरण बदला, तापमान सामान्य हुआ और धरती पर फिर से हरियाली फैलने लगी। जलवायु ने इन नए जीवों को ढलने का मौका दिया। कोई पेड़ों पर चढ़ने लगा, कोई जमीन पर दौड़ने लगा। भोजन के तलाश में इनका आकार बढ़ाने लगा। इसी दौर में अफ्रीका के घने जंगलों में प्रकट हुए प्राइमेट्स, जो आगे चलकर बंदर, गोरिल्ला और इंसानों के पूर्वज बने। आज से करीब 2.5 करोड़ साल पहले अफ्रीका में मॉनसून बदलने लगा, पहाड़ उभरने लगे और वातावरण में ठंडक आई। घने जंगल सिमटने लगे और खुला मैदान फैलने लगा। इस नए मौसम ने कुछ प्राइमेट्स को मैदान में उतरने पर मजबूर किया। पेड़ों पर चलने वाले ये जीव अब सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलने लगे और यही था पैदल चलने का आरंभ, जो इंसानों की ओर पहला कदम था। आज से करीब 3 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका के एक हिस्से में होमो सेपियंस नाम के एक अनोखी प्रजाति ने जन्म लिया। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई अकेली मानव प्रजाति नहीं थी। उस समय धरती पर कई इंसान जैसी प्रजातियां थी, जैसे कि होमो इरेक्टस जो सीधे खड़ा हो सकता था और होमो हबिलिस जो थोड़ा बहुत औजार बनाना जानता था। लेकिन इन सब में सबसे अलग एक चीज थी, होमो सेपियंस का दिमाग। इनका मस्तिष्क औरों से कहीं ज्यादा बड़ा था। सोचने, समझने और कल्पना करने की शक्ति बाकी सभी से तेज थी और यही बात इन्हें धीरे धीरे सबसे ऊपर ले गई। इनके शरीर भी शिकार के लिए बने थे। तेज दौड़ सकते थे, हथियार थाम सकते थे और गर्मी सह सकते थे। हाथों की पकड़ मजबूत थी और आंखें तेज, क्योंकि उन्हें अपने आसपास के हर खतरे को पहचानना आता था। होमो सेपियंस तब जंगलों में रहते थे, गुफाओं में छिपते थे। उनके पास कोई स्थायी घर नहीं था। दिन भर भोजन की तलाश, रात को आग के पास ठंडी हवाओं से बचने के लिए बैठने की कोशिश, यही उनका जीवन था। वे झुंडों में रहते थे, जिनमें 10 से 20 लोग होते थे। ये झुंड एक परिवार की तरह होते थे। साथ चलना, साथ खाना, साथ लड़ना। हर सदस्य की अपनी भूमिका होती थी। कोई शिकार करता, कोई जड़ी बूटियां खोजता, तो कोई बच्चों को संभालता। और अब सोचिए, न कोई भाषा थी, न कोई नियम, न कोई भगवान, ना ही कोई राजा। बस भूख, डर और जीने की जिद। पर इसी जिद ने उन्हें बदल डाला।
उन्होंने अपने हाथों से पत्थर तरासे, लकड़ियों से भाले बनाए और जानवरों को गिराने के तरीके सीखे। ये शुरुआत थी एक ऐसी यात्रा की जो उन्हें अफ्रीका से बाहर ले जाएगी और फिर धीरे धीरे पूरे धरती पर फैला देगी। होमो सेपियंस का जीवन उस समय पूरी तरह शिकारी और संग्राहक हंटर कैटरर के रूप में था। उनका पेट भरने का एक ही तरीका था, या तो शिकार करो या फिर जंगल से कुछ खोजकर खा लो। सुबह होते ही सबसे पहला काम यही होता, आज खाने को क्या मिलेगा। कोई झुंड हिरन के पीछे भागता तो कोई झाड़ियों में बैर, जड़े या जंगली फल खोजता। शिकार एक आसान काम नहीं था। जानवर तेज थे, जंगल घना था और हर पल मौत का डर साथ रहता। और फिर अगर खाना नहीं मिला तो भूख एक और रात काट लेती। कई बार 3-3 दिन बिना कुछ खाए ये लोग सिर्फ पानी पीकर जीते थे। महिलाएं और बच्चे अक्सर जड़ी बूटियां और फल इकट्ठा करते थे, तो वही पुरुष पत्थर, भाले और फंदों की मदद से शिकार करते थे। लेकिन ये काम अकेले नहीं होता था, हर चीज मिलजुल कर होती थी, क्योंकि ये लोग जानते थे कि अकेला आदमी जंगल में ज्यादा देर नहीं टिक सकता। इनके लिए खाना एक जरूरत ही नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर थी। और इसी दौर में इंसान ने सीखा देखना, सुनना, समझना, कब कौन जानवर कहाँ आता है, कौन से पौधे को नहीं खाना चाहिए, कौन सी गुफा सुरक्षित है और कहाँ बिच्छू छुपे हैं। ये जीवन तेज, खतरनाक और अस्थिर था, लेकिन इसमें एक गहराई भी थी। जब रात होती तो ये सब आग के पास बैठते, कोई खाना पकाता, कोई बच्चों को कहानियां सुनाता, तो कोई आसमान को देखकर मौसम का अंदाजा लगता। धीरे धीरे ये शिकारी सिर्फ जानवरों का ही शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि ज्ञान का, अनुभव का और जीवन को समझने का शिकार भी कर रहे थे। यही वो दौर था जहां होमो सेपियंस ने दुनिया को पहली बार महसूस करना शुरू किया। जंगल अब सिर्फ डर नहीं था, वो उनका स्कूल भी था। हर पेड़, हर पत्थर, हर जानवर कुछ न कुछ सिखाता था, और यही सीख आगे चलकर उन्हें जंगलों से बाहर लाएगा और बना देगा दुनिया का सबसे बुद्धिमान शिकारी इंसान। करीब 70,000 साल पहले हमारे पूर्वजों के दिमाग में एक क्रांति हुई। वैज्ञानिक इसे कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी सोचने की शक्ति का विस्फोट। अब इंसान सिर्फ सामने की दिख रही चीजों को ही नहीं समझता था, बल्कि जो नहीं दिखता उसका भी कल्पना कर सकता था। वो भविष्य के बारे में सोच सकता था, यादें बना सकता था, और सबसे जरूरी, वो दूसरों को अपनी बातें समझा सकता था। भाषा का जन्म यही से हुआ। सोचिए, जब एक इंसान जंगल में शेर देखता था तो वो अब दूसरों को सिर्फ इशारे से नहीं, बल्कि साफ शब्दों में बता सकता था। वहाँ उस झाड़ी के पीछे एक शेर है, वो अभी वहीं गया है, अकेले मत जाओ। ये भाषा सिर्फ चीजों को बताने के लिए नहीं थी, बल्कि भावनाओं को बताने के लिए थी। डर, प्यार, गुस्सा, सपना, अब सब शब्दों में ढले लगा। फिर इंसान ने सिर्फ जानकारियां ही नहीं, कहानियां भी गढ़ी। जैसे चांद पर कोई आत्मा रहती है, हमारे पूर्वज आग से बने थे, अगर हम पेड़ को काटेंगे तो बारिश बंद हो जाएगी। ये सब झूठ नहीं थे, ये कल्पनाएं थी, और कल्पना ही वो ताकत थी जिससे इंसान ने समाज बनाए, नियम बनाए और आखिरकार सभ्यता की नींव रखी। दूसरे जानवर कभी 50-60 से ज्यादा का झुंड नहीं बना पाए, क्योंकि आपस में भरोसा नहीं था। लेकिन होमो सेपियंस ने लाखों लोगों को एक कहानी से जोड़ दिया। जैसे आज हम सब एक झंडे के नीचे खड़े हो सकते हैं या एक भगवान में विश्वास कर सकते हैं, तो उसकी शुरुआत इसी कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन से हुई थी। इस दौर में पहली बार कला और प्रतीक भी सामने आए। गुफाओं के दीवारों पर चित्र बनने लगे, जानवरों के, शिकार के, रहस्यमय आकृतियों के। शायद ये धार्मिक विश्वास थे, शायद डर या सपनों की झलक, पर ये एक साफ संकेत था कि अब इंसान सिर्फ जीवित नहीं रह रहा था, वो सोच रहा था, समझ रहा था, यादें बना रहा था। और जब इंसान ने भाषा के जरिए दूसरे इंसानों को साथ लाना सीख लिया, तब इतिहास का पहिया तेजी से घूमना शुरू हो गया। ये बदलाव छोटा नहीं था, क्योंकि यही से इंसान ने जानवरों के दुनिया को पीछे छोड़ दिया और एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा जहां वो राजा बनेगा, भगवान बनाएगा और यहां तक कि पृथ्वी का भाग्य तय करेगा। जब इंसान ने जमीन पर कदम रखा तो वो सिर्फ धरती नहीं,
उसका भविष्य था। आज से करीब 6 लाख साल पहले होमोसेपियंस ने पूर्वी अफ्रीका को छोड़ना शुरू किया। लेकिन क्यों? क्योंकि शायद मौसम बदल रहा था, शायद शिकार कम पड़ रहे थे, या शायद इंसान के अंदर एक सवाल जाग गया था कि और क्या है इस दुनिया में। वो पहले मध्य पूर्व पहुंचे, फिर धीरे धीरे एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक। लेकिन ये सफर कोई खाली मैदान नहीं था। हर जगह पहले से दूसरी मानव प्रजातियां मौजूद थीं, जैसे कि निएंडरथल्स जो यूरोप में रहते थे और डेनिसोवंस जो एशिया में रहते थे। लेकिन एक बात थी, होमोसेपियंस सिर्फ ताकतवर नहीं थे, वो संगठित भी थे, चालाक थे और सोचने में तेज थे। उन्होंने साथ मिलकर योजनाएं बनाई, उन्होंने नए इलाकों में आग जलाई और उन्होंने वो जगहें बसाई जहां कोई पहले टिक नहीं सका था। जैसे जैसे ये लोग फैले, उन्होंने नदियां पार की, पहाड़ लांघे और रेगिस्तान पार किए। 50,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया, 40,000 साल पहले यूरोप और 15,000 साल पहले अमेरिका तक पहुंचे। एक मामूली सा जीव जो कभी अफ्रीका के जंगलों में छिपकर रहता था, वही अब पूरी धरती का मालिक बन चुका था। और यही वो दौर था जहां होमोसेपियंस ने सिर्फ जीना नहीं, बल्कि जगहें बसाना, संस्कृति बनाना और यात्राएं करना सीख लिया। लेकिन इस जीत की एक भारी कीमत भी थी। जैसे जैसे इंसान फैला, मैमथ, विशाल पक्षी और सैकड़ों जानवर विलुप्त होते चले गए। हर जगह इंसान गया तो वहां कुछ न कुछ खत्म हुआ। क्या ये विकास था या विनाश? यह सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में गूंज रहा है। अब होमोसेपियन सिर्फ एक जगह का प्राणी नहीं रहा, वो अफ्रीका से निकलकर दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका था। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो अलग अलग जगहों की खतरनाक परिस्थितियों को झेल पाएगा? और जवाब था हाँ, और ऐसा किसी भी जीव ने पहले नहीं किया था। जब इंसान यूरोप पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात हुई कड़ाके की ठंड से, बर्फीली हवाओं से और महीनों की लंबी रातों से। जहां एक और जानवर सर्दियों में मर जाते थे, वहीं इंसान ने जानवरों की खाल पहननी शुरू की, फर के कपड़े बनाए, आग को पास रखा और गुफाओं में खुद को ढाल लिया। उसने सीखा कि सिर्फ ताकत से ही नहीं, बल्कि समझदारी और लचीलेपन से ही जिंदा रहा जा सकता है। जब वो रेगिस्तान पहुंचा, जहां न पानी था, न पेड़, न छांव, तो उसने छाया बनाना सीखा, कुएं खोदना सीखा और दिन में सोकर रात में चलना सीखा। हर इलाके ने उसे चुनौती दी और हर बार उसने खुद को बदला। अगर हम और जानवरों को देखें तो कोई जानवर ऐसी विविध जगहों में नहीं रह सकता। होमोसेपियंस ने जंगल से लेकर ज्वालामुखी के पास तक, हिमालय से लेकर अमेज़न तक हर जगह अपनी छाप छोड़ी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब उसने बिना किसी मशीन, बिना बिजली, बिना जीपीएस, बिना नक्शे और बिना दवाओं के किया। ये थी इंसान की सबसे बड़ी ताकत, सहनशीलता और अनुकूलन। वो मौसम झेल सकता था, भूख सह सकता था, गर्मी और सर्दी के बीच खुद को ढाल सकता था। उसने भोजन बदल लिया, रहन सहन बदल लिया और ये कभी नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता। और यही वजह है कि अगर आप आज एक इंसान को आर्कटिक की बर्फ के बीच देखेंगे और दूसरे को अफ्रीका के रेगिस्तान में, तो हैरान मत होइए, क्योंकि हम वो प्रजाति हैं जो हर जगह जिंदा रह सकते हैं, अगर दिल में जिंदा रहने की जिद हो। जब हमने पहली बार बात शुरू की थी तो कहा था कि होमोसेपियंस ने अफ्रीका में जन्म लिया और फिर धीरे धीरे वो वहां से बाहर निकले। अब जरा सोचिए, जब ये इंसान अफ्रीका से निकले और दुनिया की ओर बढ़े तो वो अकेले नहीं थे इस धरती पर। रास्ते में इन्हें कई और प्रजातियां मिली जो बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती थीं, पर थीं कुछ अलग। इनमें सबसे बड़े नाम थे निएंडरथल्स और डेनिसोवंस। हमने पहले जिक्र किया था कि ये होमोसेपियंस से पहले यूरोप और एशिया में रह रहे थे। अब तक सब यही सोचते हैं कि इनसे होमोसेपियंस का सीधा टकराव हुआ और शायद होमोसेपियंस ने उन्हें मिटा दिया। लेकिन अब जो नया रिसर्च आया है वो सचमुच दिमाग हिला देने वाला है। 2000 साल के बाद जब वैज्ञानिकों ने इन पुरानी प्रजातियों की हड्डियां और दांत उठाए और उनसे डीएनए निकाला, तो उन्हें पता चला कि ये कहानी सिर्फ टकराव की नहीं थी, बल्कि ये कहानी थी मेल मिलाप की, रिश्तों की और खून के गहरे संबंधों की। डीएनए टेस्ट से सामने आया कि आज के इंसान यानी आप और हम शुद्ध होमोसेपियंस नहीं हैं, बल्कि हमारे खून में भी निएंडरथल्स और डेनिसोवंस का अंश मौजूद है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, जब हम उनमें मिले, उनके साथ जिए, तो आखिर वो गायब कैसे हो गए? कुछ लोग कहते हैं होमोसेपियंस ने ज्यादा संगठित होकर उन्हें हरा दिया, कुछ कहते हैं कि हमारी आबादी ज्यादा थी और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमने उन्हें धीरे धीरे खुद में मिला लिया। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे होमोसेपियंस अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप तक पहुंच चुका था। उसने जंगलों, नदियों और मैदानों को अपना घर बना लिया था। लेकिन अब कहानी में आने वाला था एक ऐसा मोड़ जिसने इंसान की सहनशीलता और अनुकूलन की सारी सीमाएं तोड़ दी। आज से लगभग 20,000 साल पहले पृथ्वी ने एक भयावह रूप ले लिया था। तापमान तेजी से गिरा, समंदरों का पानी बर्फ में बदलने लगा और पूरी धरती पर बर्फ की एक सफेद चादर फैलती चली गई। इसे हम कहते हैं अंतिम हिमयुग, लास्ट आइस एज।
लेकिन ऐसा अचानक नहीं हुआ। पृथ्वी की कक्षा में बदलाव, सूर्य की ऊर्जा में कमी और ज्वालामुखीय धूल से बनी बादलों की परतों ने सूरज की रोशनी को रोक लिया। धीरे धीरे तापमान इतना गिर गया कि यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बड़े हिस्से बर्फ की मोटी चादरों के नीचे ढक गए। इस समय समुद्र का स्तर 120 मीटर तक नीचे चला गया। कई जगह आज जो जमीन समुद्र के नीचे है, तब वो इंसान के चलने लायक थी। अब जरा सोचिए, ऐसे माहौल में इंसान कैसे जिंदा रहा होगा। उस समय मानव थे, मगर छोटे समूहों में। न कोई शहर, न कोई खेती, न कोई विज्ञान, बस जिंदा रहने की एक जिद थी। इंसान गुफाओं में छिपकर रहता था, जानवरों का शिकार करता, जड़ें और फल खोजता और अगली सुबह देखने की उम्मीद में हर दिन जंग लड़ता था। लेकिन इसी संघर्ष के बीच उसने सहनशीलता सीखी, पर्यावरण को पढ़ना सीखा और धीरे धीरे बदलाव के बीज बो दिए जो एक दिन सभ्यता में खिलने वाले थे। हजारों साल की बर्फीली कैद के बाद धरती ने करवट ली। लगभग 11,000 साल पहले सूरज की गर्मी थोड़ी तेज होने लगी। धरती की कक्षा में हुए छोटे छोटे बदलावों ने हवा के बहाव और बादलों की दिशा को बदल दिया और धीरे धीरे वो बर्फ जो सदियों से जमकर बैठी थी पिघलने लगी। पहाड़ों की चोटियां जो पहले बर्फ की सफेद चादरों में ढकी थीं, अब उनके नीचे की मिट्टी दिखने लगी। ग्लेशियरों से पानी बहकर नीचे आया और बनी नदियां, झीलें और जीवन के नए रास्ते। इंसान जो कभी बर्फ के बीच शिकार के पीछे दौड़ता था, अब पहली बार एक सवाल सोचने लगा, क्या मैं ठहर सकता हूँ? क्योंकि अब उसके सामने थी हरियाली, पानी और मौसम जो पहले जितना क्रूर नहीं था। जानवर भी अब झुंडों में घूमते थे, पेड़ पौधे भी मौसम के साथ नियमित फल देने लगे और यहीं से एक क्रांति ने जन्म लिया जिसका नाम तब किसी को नहीं पता था, लेकिन आज हम उसे कहते हैं सभ्यता की नींव। अब इंसान ने महसूस किया कि अब बर्फ की तरह बहने की जरूरत नहीं, वो अब एक जगह टिक सकता है, घर बना सकता है, बीज बो सकता है, जानवर पाल सकता है और भविष्य की योजना बना सकता है। जो इंसान कल तक सिर्फ जिंदा रहने के बारे में सोचता था, वो अब सपने देखने लगा था और यही सपने आने वाली कृषि क्रांति की जमीन तैयार कर रहे थे। जब इंसान ने महसूस किया कि मौसम अब स्थिर हो रहा है, नदियां लगातार बह रही हैं और पेड़ों में हर साल फल आ रहे हैं, तो उसके भीतर एक नया विचार जन्मा, क्या मैं खुद भोजन उगा सकता हूँ? यह विचार जितना छोटा लग सकता है, उतना ही क्रांतिकारी था। यही वो समय था जब इंसान ने बीज को मिट्टी में दबाया और पहली बार इंतजार किया। वह दिन जब धरती से पहला अन्न का दाना निकला, वो इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज, जहां पत्थर के औजार तो अब भी थे, लेकिन सोच अब पहले से अलग थी। अब इंसान घूमने वाला शिकारी नहीं रहा, वो अब किसान बन चुका था। फसलों की शुरुआत गेहूं और जौ से हुई। धीरे धीरे दालें, बाजरा और चावल भी उगाए जाने लगे और सिर्फ फसलें ही नहीं, अब वो जानवरों को भी साथ रखने लगा। वो इंसान जो कभी जिन जानवरों का पीछा करता था, वो अब उन्हें पालना सीख गया था। इससे हुआ ये कि दूध, मांस और मेहनत के लिए इंसान को एक भरोसेमंद साथी मिल गया था। अब भोजन जमा होने लगा, भूख का डर थोड़ा कम हुआ और इंसान ने पहली बार थोड़ा वक्त महसूस किया। जी हाँ, वक्त जिसमें वो बच्चों को सिखा सकता था, बर्तन बना सकता था और रहने के लिए स्थायी घर बना सकता था। नवपाषाण क्रांति ने न सिर्फ जीवन बदला, बल्कि सोच भी बदल दी। अब जंगलों की जगह गांव बनने लगे, झुंडों की जगह समुदाय बनने लगे और इधर उधर भागने के बजाय इंसान ने पहली बार एक शब्द समझा, घर। जब खेतों में अनाज उगने लगा, घरों में जानवर पाले जाने लगे और बस्तियां स्थायी होने लगी, तो इंसान के पास समय बचने लगा। अब सारा समय सिर्फ पेट भरने में नहीं जाता था। कुछ लोग खेती करते, कुछ लोग शिकार लाते, लेकिन कुछ लोग सोचने लगे कुछ नया बनाने के बारे में। और यहीं से शुरू हुआ कारीगरी का युग। किसी ने मिट्टी को गीला करके उससे बर्तन बनाए, तो किसी ने लकड़ी को तराशकर उससे हथियार बनाए, तो किसी ने पत्थरों को चमकाकर गहनों में बदल दिया। लेकिन तभी एक दिन किसी आग में एक चट्टान पिघली और उसमें से एक नई चीज निकली, तांबा। ये धातु नरम थी, आकार दी जा सकती थी और सबसे खास पत्थर से मजबूत थी। और तभी इंसान ने पहली बार धातु से औजार बनाए। धीरे धीरे पत्थर का युग पीछे छूटने लगा। इसी समय इंसान ने कपड़े बुनना भी सीख लिया और उसने अपनी संस्कृति को पहनावे में भी ढालना शुरू कर दिया। अब बस्तियां सिर्फ झोपड़ियां नहीं रहीं, वे सभ्यताओं में बदलने लगीं। लोगों में अब काम का बंटवारा होने लगा, कोई कुम्हार, कोई लोहार, कोई किसान, तो कोई व्यापारी। और ये सब मिलकर एक नए युग की ओर ले जा रहा था। एक ऐसा युग जहां नदी किनारे सिर्फ खेत नहीं, सभ्यताएं उगने वाली थीं। जैसे जैसे इंसान तांबे और खेती के युग में आगे बढ़ा, उसे एक और गहरा अनुभव हुआ कि पानी ही जीवन है।
वो जान चुका था कि जहां नदियां बहती हैं वहीं जमीन उपजाऊ होती है, वहीं फसलें लहलहाती हैं और वहीं जीवन बसाया जा सकता है। इसी सोच के साथ मानव ने अपनी पहली बड़ी बस्तियां बसाईं और यहीं से जन्म हुआ प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं का। पहला, मेसोपोटामिया। 2 नदियों के बीच की जमीन, आज के इराक में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच एक भूमि फैली थी, जिसे यूनानी लोगों ने कहा मेसोपोटामिया, यानी 2 नदियों के बीच की धरती। यहीं पर सबसे पहले 2 नगर सभ्यताएं उभरी, उर और उरुक। बाद में एक और शहर बना बेबीलोन, जो आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध हुआ। यहाँ के लोग गारे की ईंटों से घर बनाते थे, ऊंचे मंदिर बनाते थे जिन्हें जिगुरैट कहा जाता था। यहीं पर पहला लेखन विकसित हुआ, कीलाक्षर लिपि, जिससे उन्होंने व्यापार के रिकॉर्ड, देवी देवताओं की कथाएं और यहाँ तक कि कानून भी लिखे। हम्मुराबी की संहिता दुनिया के पहले लिखित कानूनों में से एक इसी धरती पर बना था। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता, विकसित लेकिन मौन। दूसरी ओर हजारों किलोमीटर दूर भारत और पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में सिंधु नदी बहती थी और उसके किनारे बसी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और योजनाबद्ध सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ के लोग गजब के शिल्पकार और नगर योजनाकार थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में सीधे कटे हुए रास्ते, ईंटों से बने घर, घरों में कुएं और स्नानघर। यहाँ तक कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी था, जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक यहाँ से कोई स्पष्ट राजा, कोई युद्ध या हथियारों का बड़ा प्रमाण नहीं मिला। लगता है ये एक शांतिपूर्ण व्यापार और शिल्प की दुनिया थी, जो अपने समय से कहीं आगे थी। धीरे धीरे ये सभ्यताएं आपस में व्यापार करने लगी। सिंधु की मोहरें मेसोपोटामिया तक पहुंची और इंसान ने जाना कि दूर दूर तक व्यापार करके वो अपनी वस्तुएं, विचार और संस्कृतियां फैला सकता है। सभ्यताओं का युग शुरू हो चुका था और मानव अब सिर्फ जिंदा रहने वाला प्राणी नहीं था, बल्कि इतिहास का निर्माता बन चुका था। जब छोटे छोटे गांव बड़े शहरों में बदलने लगे और लोगों के काम बढ़ने लगे, तब इंसान को महसूस हुआ कि अब उसे जरूरत है किसी नेतृत्व की, किसी ऐसे व्यक्ति की जो व्यवस्था बनाए रखे। यहीं से शुरू हुआ सामाजिक ढांचे का निर्माण। अब समाज सिर्फ बराबरी का नहीं रहा, बल्कि काम के आधार पर वर्ग बनने लगे। राजा को अब सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा। उसका सिंहासन केवल कुर्सी नहीं था, बल्कि व्यवस्था का केंद्र था। मेसोपोटामिया में राजा खुद को ईश्वर का पुत्र बताता था। मिस्र में फिरौन को स्वयं ईश्वर माना गया। सिंधु घाटी थोड़ी अलग थी। वहां कोई स्पष्ट राजा नहीं मिला, लेकिन किसी ने तो वो योजनाबद्ध नगर बनवाए होंगे। यहीं से शुरुआत हुई कानून, कर, प्रशासन, फौज, मंदिरों और महलों की। अब मानव समाज सिर्फ एक बस्ती नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी संरचना बन गया जहां हर किसी का एक स्थान तय था और हर किसी के ऊपर राजा की छाया थी। लेकिन याद रखिए, राज सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि कहानियों और आस्थाओं से चलता है। क्योंकि जब इंसान ने ईश्वर की कल्पना की, तो उसी के नाम पर सत्ता को स्वीकार भी किया। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।